हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट है 10th ऑफ दिसंबर 2020 और आज हम 10 दिसंबर के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। 10 दिसंबर के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे और उनसे किस प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ 10th दिसंबर। 10 दिसंबर के इतिहास में आज का सबसे पहला पॉइंट है 1878 से रिलेटेड। 1878 में आज के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। फेमस फ्रीडम फाइटर एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी वाज बोर्न ऑन दिस डे। तो अगर हम सी राजगोपालाचारी के बारे में चर्चा करें तो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी या सीआर के नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के थोरपल्ली अग्रहारम कृष्णगिरी जिले में और 1894 में उन्होंने बैंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में कला में बीए किया था। 1897 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से कानून में स्नातक किया था। ही स्टार्टेड हिज लीगल करियर इन सलीम, तमिलनाडु इन 1900। हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी was ignited at the first time. In 1911, he became a member of Salim municipality. He also served as its chairman from 1917 to 1919. It was during his tenure as chairman that municipality got its first Dalit member, and C. Rajgopalachari had big role in this development. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और कलकत्ता में 1906 का जो सत्र था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके पश्चात he quit his legal practice and took part in the non-corporation movement. In 1921, he became the party's general secretary. He led the group of no changers in Congress party who were against entry into imperial and provincial legislative council. He was also involved in Vaikom सत्याग्रह, अर्थात ये वाइकॉम सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे। 1937 के चुनाव के बाद में कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई और सी राजगोपालाचारी जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख चुने गए थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख चुने जाने के बाद में एज प्रीमियर ही इश्यूड द टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एंड इंडेमनिटी एक्ट इन 1939। 1939 में इन्होंने टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एंड इंडेमनिटी एक्ट जो है उसे पारित किया था। एंड आफ्टर दिस एक्ट ही रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन दलित्स एंटरिंग हिंदू टेम्पल, अर्थात हिंदू मंदिरों में दलितों की एंट्री पर जो रोक थी उस रेस्ट्रिक्शन को उनने हटा दिया था। ही ऑल्सो पास्ड एन एक्ट टू ईज द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर डेप्ट ऑन स्टेट फार्मर्स। इसके पश्चात 1946 से 1947 तक जब जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम सरकार थी तो उसमें उद्योग, आपूर्ति, शिक्षा और वित्त मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद में इन 1947 he was appointed as the first governor of West Bengal. For a few days in November 1947, he was made the active Governor General of India in absence of Lord Mountbatten. Lord Mountbatten, who had gone on leave to England for a personal engagement. After that, from June 1948 to 26 January 1950, he served as India's Governor General. He was the last and only Indian to hold the office. अर्थात ये पहले भारतीय थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने थे और इसके अलावा ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। He was the last and only Indian to hold that office. He was referred as my conscience keeper by गांधी। गांधी के द्वारा इन्हें my conscience keeper बोला जाता था। इसके साथ ही इन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 10th दिसंबर के अगले पॉइंट की तरफ। 10 दिसंबर के इतिहास का अगला पॉइंट है 1896 से रिलेटेड। 1896 में आज के दिन स्वीडिश आविष्कारक और व्यवसायी अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। उनकी वसीयत के तहत नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। डेथ ऑफ स्वीडिश इन्वेंटर and businessman Alfred Nobel,
who willed his fortune to institute the Nobel Prize। तो हम यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात करेंगे, जिनकी वसीयत से ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई है। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो एक जाने माने स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट थे, जिनका नाम के 355 पेटेंट्स है। वो बोफोर्स के ऑनर थे। आपको याद रखना है कि ये बोफोर्स के ओनर थे, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से तोप और अन्य आयुध निर्माण जो होते हैं उसके प्रमुख निर्माता के रूप में पुनर्निर्देशित किया था। उनको खास तौर पर डायनामाइट के आविष्कार के लिए याद किया जाता है, जिसका कि एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाता है माइनिंग में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में। आर्म्स के उत्पादन के लिए और डायनामाइट का आविष्कार के लिए उनकी जो छवि है वो खराब न हो, इसलिए उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति है वो नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने के लिए दे दी थी। और इन 1875 नोबेल इन्वेंटेड गैलिग्नाइट, जो कि मोर स्टेबल और पावरफुल है डायनामाइट से, एंड इन 1887 पेटेंटेड बैलिस्टाइट, अ प्रेडेसेसर ऑफ कॉर्डाइट। इसके अलावा ऑन 27 नवंबर 1895 एट द स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब इन पेरिस उन्होंने अपनी वसीयत को आधिकारिक रूप से नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए घोषित कर दिया था। इसके साथ ही द मॉन्यूमेंट ऑफ अल्बर्ट नोबेल बना हुआ है इन सेंट पीटर्सबर्ग, एंड इट इज लोकेटेड अलोंग द बोल्शाया नाउका रिवर on Petrogradskaya embankment. It was dedicated in 1991 to mark the 19th anniversary of first Nobel Prize presentation। इसके बाद में हम हिस्ट्री ऑफ 10 दिसंबर में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 दिसंबर के इतिहास का अगला पॉइंट है 1948 से रिलेटेड, और इसमें बात की गई है ह्यूमन राइट्स डे की। तो आज के दिन 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10th December 1948 and consequently Human Rights Days is celebrated annually across the world on this day। संयुक्त राज्य ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और नतीजतन ये जो दिन है 10 दिसंबर का, इस दिन दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस फ्रांस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है वो एक दस्तावेज है जिसमें 3 लेख शामिल है और जो किसी व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक बनाने का पहला कदम था, जो कि 1976 में लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक जो है वो 1976 में लागू हुआ था और उसका पहला विधेयक था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ऑल्दो द डिक्लेरेशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। दीज राइट्स हैव बीन एनश्राइंड इन मैनी countries constitution and national laws। After the full horror of Second World War came into force, it was considered that a universal international declaration on individual rights was required since the US Charter was not sufficient in itself। संयुक्त राष्ट्र ने तब 1946 में अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक पेश करने के लिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना की थी। 1946 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में विभिन्न राष्ट्रों के जो सभी 18 सदस्य थे वो भिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले थे। एलेनोर रूजवेल्ट मानव अधिकारों की मसौदा समिति की सार्वभौमिक घोषणा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने लेखों का मसौदा तैयार किया था। द कमिटी कंप्लीटेड इट्स टास्क बाय May 1948। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एज रेजोल्यूशन 217 बाय द असेंबली ऑन 10th December 1948। दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड आउट ऑफ द 15 नेशन मेंबरशिप ऑफ यूएन एट दैट टाइम। मतलब 58 देश जो कि उस समय यूएन के सदस्य थे, उनमें से 48 voted in favor, 8 abstained and none voted against the declaration। India voted in favor of declaration। Human Rights Days is observed annually on this day to mark the adoption of declaration। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 10 दिसंबर के अगले पॉइंट की तरफ। 10 दिसंबर के इतिहास में अगला पॉइंट है अशोक कुमार से संबंधित। 2001 फेमस इंडियन एक्टर
कुमुदलाल गांगुली, बेटर नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, पास्ड अवे। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम अशोक कुमार की बात करें तो अशोक कुमार, जो कि एक जाने माने हिंदी फिल्म अभिनेता थे, उनका जन्म नाम था कुमुदलाल गांगुली और उनका जो स्टेज नाम था वो था अशोक कुमार। इनका जन्म हुआ था भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय इनका जन्म हुआ था। इनको प्यार से सभी दादा मोनी के नाम से जानते थे। इन्होंने अपनी शिक्षा एक वकील बनने के लिए प्राप्त करी थी, लेकिन उनका जो मन था वो हमेशा से फिल्म स्टूडियो में टेक्नीशियन के रूप में काम करने का था और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी हिंदी फिल्म जीवन नैया से वर्ष 1936 में, जिसकी शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में हुई थी। इसके पश्चात उन्होंने एक और फिल्म की थी अछूत कन्या और उसमें भी भूमिका इनने निभाई थी, जो कि उस समय की एक रिफॉर्मिस्ट फिल्म थी। इसके अलावा ज्ञान मुखर्जी ने वर्ष 1943 में फिल्म विरासत का निर्देशन किया था, जिसमें अशोक कुमार जो है वो भारतीय सिनेमा में पहली बार विरोधी नायक के रूप में उन्हें दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी मौजूदा रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाने वाली ये पहली हिंदी फिल्म बन गई थी। इसके पश्चात ही अशोक कुमार बिकेम फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें अगर हम इनको दिए गए सम्मानों की बात करें तो इन्हें 1959 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। 1988 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। अगर हम यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दैट इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिनेमेटिक एक्सीलेंस। इसके अलावा जो दादा साहेब फाल्के हैं उन्हें फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है। इसके साथ ही 1995 में अशोक कुमार को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। इसके अलावा इन्हें 1999 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनके सम्मान में 2013 में भारत सरकार के द्वारा कोमेमोरेटिव स्टैंप इशू किया गया था एंड हिज ब्रदर किशोर वेंट टू बिकेम अ लीजेंडरी सिंगर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हिस्ट्री ऑफ 10 दिसंबर के इतिहास का अगला पॉइंट है 2014 से संबंधित। तो 2014 में आज के दिन कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया था। द नोबेल प्राइज 2014 was awarded jointly to कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई। तो यहाँ पर हम मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। मलाला यूसुफजई जो हैं, जिनको अक्सर सिर्फ मलाला के नाम से संदर्भित किया जाता है, ये महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता है। वह मानवाधिकार की वकालत करने के लिए जानी जाती है और विशेषकर ये अपने नेटिव स्थान गाटी पख्तूनख्वा में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इनके जो फादर है जियाउद्दीन, ही इज वेल नोन एजुकेशनिस्ट एंड हर फैमिली रन अ चेन ऑफ स्कूल इन द रीजन ऑफ खैबर Pukhtunkhwa in Pakistan. In early 2009, when she was 11 or 12, she wrote a blog under pseudonym for the BBC Urdu, detailing her life during the Pakistani Taliban occupation of Swat. वह प्रिंट और टेलीविजन में साक्षात्कार देते हुए प्रमुखता से उभरी और उन्हें एक्टिविस्ट डेसमंड टूटू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 9 अक्टूबर 2012 को स्वात जिले में एक बस में एक परीक्षा देने के बाद यूसुफजई और 2 अन्य महिलाओं को पाकिस्तानी तालिबान बंदूकधारी ने गोली मार दी, उनके हत्या करने के उद्देश्य से। फॉलोइंग हर रिकवरी, यूसुफजई बिकेम अ प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट फॉर राइट टू एजुकेशन बेस्ड इन बिर्मिंगम। She co-founded the Malala Fund, a non-profit organization with Shiza Shahid. In 2013, she co-authored I Am Malala. I Am Malala जो है वो इनने co-author की है। ये I Am Malala एक international bestseller book बनी। She was the recipient of Pakistan's first National Youth Peace Prize and in 2013 Sakharov Prize। बात अगर हम यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की करें तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो भारतीय समाज सुधारक हैं। तो मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान से हैं और कैलाश सत्यार्थी भारतीय हैं।
वो भारतीय समाज सुधारक हैं जिन्हें भारत में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और भारत के शिक्षा के सार्वभौमिक अभियान की इन्होंने वकालत करी। ये बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन सहित कई समाज कार्यकर्ता के जो संगठन है उनके संस्थापक है। 1998 में सत्यार्थी conceived and lead the global march against child labor, an 80,000 kilometer long march across 103 countries to put forth a global demand against worst form of child labor. This became one of the largest social movement ever on behalf of exploited children. He served as the president of Global Campaign for Education from its inception in 1999 to 2011. सत्यार्थी इसके co-founder भी हैं along with Action Aid, Oxfam, Education International. Satyarthi has served on the board and committee of several international organizations including the Center for Victim of Tortures USA, the International Labour Right Fund USA, the International Cocoa Foundation. He brought child labor and slavery into the post-2015 development agenda for United Nations Sustainable Development Goal. इनके द्वारा लिखी गई जानी मानी किताबों की अगर हम बात करें तो वो है विल फॉर चिल्ड्रन और बिकॉज वर्ड मैटर्स। तो विल फॉर चिल्ड्रन और बिकॉज वर्ड्स मैटर, ये जो दो पुस्तकें हैं ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज लास्ट एंड ओनली गवर्नर जनरल? भारत का अंतिम और एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या कैलाश सत्यार्थी? अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 9 अक्टूबर? अगला क्वेश्चन है, इन हुज मेमोरी नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड? किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? इमैनुअल नोबेल, ग्लेन नोबेल, स्टुअर्ट नोबेल या अल्फ्रेड नोबेल? अगला है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? पृथ्वीराज कपूर, बीरेंद्रनाथ सिरकर, अशोक कुमार या दादा साहेब फाल्के को? अगला क्वेश्चन है, नेम द यंगेस्ट लॉरिएट हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा लॉरिएट का नाम बताइए? मलाला यूसुफजई, आर्थर अस्टिन, जेम्स पी एलिसन या योशिनोरी ओसुमी? तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।